सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि जो अभी से साथियों पढ़ाई जारी रखेगा, रिवीजन करता रहेगा, अंत में सिलेक्शन उसी का होगा। एग्जाम डेट आने पे क्या होता है, आप लोग पढ़ने लगते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, टीचर बेकार है, ये है वो है, ऐसा करके। तो आप लोग लगातार लगे रहिए साथियों। और आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला लगभग में 6500 लोगों ने इस पर विश्वास दिखाया है। आप लोग भी इसको ऑफर प्राइस में ले सकते हैं मात्र 21 रुपये में। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अर्धधातु नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन अर्धधातु नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट करने से ये होता है साथियों, क्वेश्चन दिमाग में बना रहता, भूलता नहीं, गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं और इसी से सिलेक्शन हो जाता है। तो कमेंट किया कीजिए। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? जी हाँ, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे मेंडलीफ। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल है, उसको अगर तनु करना है तो उस पानी में सांद्र अम्ल जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, सल्फर की परमाणुकता क्या है? जी हाँ, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बहुपरमाणविक। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह सभी प्रश्न आरआरबी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने सेम टू सेम रख रहा हूँ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये पूछने की कोशिश किया इसने। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है, तो भूकंप जो है वह किस पर मापा जाता है? तो वह यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर का प्रश्न है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक चलना है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो वो होगी अनंत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग अपने जो है गले में नहीं लटकाए रहते हैं, जिसको कान में लगा करके आपके हृदय पे लगाया जाता है, तो उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसको जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। किसके? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है निकेल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दें, अंडर ग्रेजुएट टेक्नीशियन का एग्जाम दें, टेक्नीशियन का एग्जाम दें, या फिर साथियों जो है ग्रुप डी के, और ये भी 18, 22 कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कम से कम 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो मैंने इसका रिवीजन किया है, देखा है मैंने। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लौह चूड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा वस्तु
काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस पर हो, ध्रुव पर हो या फिर फोकस और ध्रुव के बीच में हो। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में फोकस और ध्रुव के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब जो है वो स्पिग्नोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाए, और वाकई में आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन कंटेंट रेलवे ग्रुप डी का अगर कोई दे रहा है तो सरकारी रोजगार चैनल ही दे रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? जी हाँ, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो वो होता है विद्युत से यांत्रिक ध्वनि में ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो है डायनामो। क्या है? तो वो है डायनामो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर सेशन अच्छा लगता है साथियों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है केवल एसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? तो टेलीफोन लाइन में कौन सी प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो वो होती है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 33 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। कौन है? अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। यह टेक्नीशियन में भी पूछा गया था इसी बार वाले में क्वेश्चन में। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है न्यूट्रिनो की खोज जो है पावली ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्यूट्रिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? मेंडलीफ ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर रिवीजन उतना ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे आप। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था एनरिको फर्मी। किसके? एनरिको फर्मी की देखरेख में बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1952 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तीन गुनी होती है या फिर चौथाई होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है? तो वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो होती है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना
खुराना ने की थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? इसी बार के अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो वो है स्कड। कौन सा है? तो वो है स्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रथम पूछ रहा है तो वो तारापुर में जो है प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हुई थी नहीं है, कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म जो है वो करनाल हरियाणा में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और एक बात, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर होइएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो जो है आसवन, ध्यान रखिएगा। महासागरों से शुद्ध जल अगर प्राप्त करना है तो वो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता, तो जिससे ग्रेफाइट बना होता है उसी से हीरा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, तो वो जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है? तो वो है कोक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबरों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बस इतना आप लोग कहना मान लीजिए। मैं सबसे बेहतरीन कंटेंट ग्रुप डी का दे रहा हूं साथियों, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है, तो ऐसी कौन सी जांच है जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है? तो वो की जाती है बायोप्सी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? जी हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो जो है रिंडरपेस्ट जो है ये वायरल रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज का विषाणु है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मेंडलीफ। जी हाँ, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस क्रम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने होते हैं? तो कुल आवर्त जो होते हैं वो होते हैं 7, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, समूह ग्रुप में कुल कितने होते हैं? तो ग्रुप जो है कुल कितने होते हैं? तो वो होंगे 18, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्रुप जो है टोटल 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? जी हाँ, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? तो वो है हाइड्रोजन तत्व बिल्कुल हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। जी हाँ, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंसियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु है। जी हाँ, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वो है फ्लोरीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, नोबल गैसों का समूह कौन सा है? तो नोबल गैसों का समूह जो है वो है 18, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है,
सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक जो है वो है Na। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि सबसे बेहतरीन कंटेंट सरकारी रोजगार चैनल पर ही आपको देखने को मिला है और आपकी रेलवे की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इन सभी की तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और एक व्यक्ति अगर एक एक शेयर कर देगा ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना कर लीजिए, एक एक शेयर आप लोग कर दिया कीजिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप लोग अपना प्यार यूं ही दिखाते रहें, बनाते रहें। परमाणु क्रमांक 6 किस तत्व का है? जी हाँ, परमाणु क्रमांक 6 जो है वो कार्बन का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो स्वर्ण का रासायनिक चिन्ह है Au। क्या है? तो वो है Au। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। यह वह प्रश्न मैं लेकर के आया हूं और 250 प्रश्न मैं इसके और कराऊंगा, 250 क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई उन सभी में 4 से 5 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये ग्रुप डी में भी आने की प्रबल संभावना बनाते हैं ये प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को भारी जल बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वो है ड्यूटेरियम। क्या है? वो है ड्यूटेरियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, पारा मरकरी किस प्रकार की धातु है? तो वो जो है वो द्रव धातु है। कैसी? वह जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती, वह एक ऐसी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, लोहे का परमाणु क्रमांक कितना है? तो लोहे का परमाणु क्रमांक जो है वो है 26। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम का प्रतीक क्या है? जी हाँ, कैल्शियम का प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के, माफी चाहूंगा, ऑप्शन ए के साथ में, वो है Ca। क्या है? Ca जो है कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को पेंसिल लीड बनाने में प्रयोग करते हैं? तो वो तत्व है ग्रेफाइट। जी हाँ, पेंसिल के अंदर जो मसाला हम लोग बोलते हैं, जो भरा होता है जिससे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, उसी वो जो है ग्रेफाइट नामक पत्थर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, टेबल साल्ट में मुख्य तत्व है? तो टेबल साल्ट में मुख्य तत्व है NaCl। कौन सा है? NaCl। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य किस गैस को छोड़ता है? तो मनुष्य जो है वो CO2 को छोड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो वो तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम जो तत्व है वो रेडियोधर्मी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को लाइफ एलिमेंट कहते हैं? जी हाँ, किस तत्व को लाइफ एलिमेंट कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कार्बन को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, लोहा मुख्यतः किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो लोहा जो होता है वो मुख्यतः जो है हेमेटाइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का समस्थानिक है? तो कार्बन का समस्थानिक ये सभी हैं, C10, C12 और C14। 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, विस्थापन का या फिर संयोजन का? तो जंग लगना यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का सूत्र है NH3। क्या है? NH3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस जो होती है वो है N2O। क्या है? N2O। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है,
शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वो CO2 का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो तांबे से, टंगस्टन से, एल्युमिनियम से या फिर लोहा से। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व का गलनांक सर्वाधिक होता है? तो किस तत्व का? टंगस्टन का, इसीलिए ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, क्लोरीन का प्रतीक है? तो क्लोरीन का प्रतीक है Cl। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। पीतल, कांसा, ऐसे प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गए, ध्यान देके पढ़िएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में Cu+Zn। क्या है? Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कांसा भी आ गया। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है Cu+Sn। क्या है? Cu+Sn जो है इसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी में, डियर स्टूडेंट आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया बनाइए। इतनी मेहनत लगाता है तो कृपया करके आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इतने बेहतरीन प्रश्न में लेकर के आता हूँ और आता रहूँगा, तो आप लोग कृपया करके लोगों को शेयर जरूर किया कीजिए, रोजाना शेयर कर दिया कीजिए। बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है? तो वो है CaOCl2। CaOCl2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका घोल है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो MgOH2 का जो है घोल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, पानी का कठोरपन किससे होता है? तो पानी का कठोरपन जो होता है वो होता है Ca⁻²+ और Mg⁻²। ये जो है पानी का कठोरपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस गुब्बारे बनने में प्रयोग होती है? तो वो होती है हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? तो वो होती है H2S की। H2S की जो है सड़े अंडे जैसी, और यहाँ पे मीथेन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, ओजोन किसका त्रिपरमाणुक रूप है? तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का त्रिपरमाणुक रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन किस तत्व से बनता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन जो है वो Fe से बना होता है, मतलब लोहे से बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, बैटरी में लीड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वो होता है PbO2 में। PbO2 में जो है लीड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा सेशन यहाँ कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, यह सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसी टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्रावण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है? तो वो है विटामिन सी, और विटामिन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? जी हाँ, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं? तो चंद्रमा पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पर जो है वायुमंडल कैसे होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर का प्रश्न है,
मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है सेरिबलम। कौन सा सेरिबलम? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो है जूल। क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, लाल फास्फोरस का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का जो प्रयोग है तो मुख्य रूप से जो है माचिसों की तीलियों में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC किस कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो WBC जो होती हैं वो रोगों से लड़ना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश किरण पानी से वायु में जाती है तो वह क्या होता है? सामान्य से हटकर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, सामान्य से हटकर मुड़ जाता है, यही क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है, डियर स्टूडेंट आप लोग ना बस एक शेयर कर दिया कीजिए, वो एक शेयर मुझे आगे बढ़ाता रहेगा और मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकूं, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लाता रहूंगा। तो आप लोग बस शेयर करते रहिए और लोगों को सब्सक्राइब कराते रहिए। हाइप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्लास अच्छी लग जाए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? तो वो जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितना? 7 रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो है दांत का एनामल। क्या है? दांत का एनामल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण करता है? तो जो गुर्दा होता है वही रक्त शुद्धिकरण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, चुंबक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है? तो चुंबक के चारों ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त खाद कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त खाद जो है वो है गोबर की खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया यह न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, क्वार्टज घड़ी किस गुण पर काम करती है? तो क्वार्टज घड़ी जो होती है वो पाइजो इलेक्ट्रिक गुण इसका रहता है। कैसा? पाइजो इलेक्ट्रिक गुण जो है इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो है विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा गैस परत को ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण माना जाता है? तो वो है कौन सी? CO। कौन सी है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण जो है वो कहलाता है पेसमेकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, पौधे का हरा रंग किस कारण होता है? तो पौधे का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है AU। क्या है? AU सोने का जो है रासायनिक प्रतीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो वो होती है चांदी की। किसकी? चांदी की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल के कारण घूमते हैं? यह प्रश्न जो है इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण जो है ये घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जी हाँ, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है,
कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है नाभिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का मापन किस इकाई में होता है? तो रेडियोधर्मिता का जो मापन है वो बेकुरल में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, कौन सा ग्रह अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है? शनि, नेपच्यून, मंगल या फिर शुक्र? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जी हाँ, आईसी चिप जो होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। कहा है कि सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोलियम किससे बना होता है? तो पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो आवश्यक है कैल्शियम। जी हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम तो लगभग में आप ये मान के चलिए एक प्रश्न जो है रासायनिक नाम से जरूर पूछा जाएगा। और पीरियोडिक टेबल पर आपने कुछ कमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब मैं क्लास पीरियोडिक टेबल की लेकर आऊं या ना आऊं। और आप यकीन मानिए साइंस ग्रुप डी में कम से कम 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न पीरियोडिक टेबल से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो कम से कम बता दिया कि वो क्लास चलाई जाए ना चलाई जाए। 38 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो है ओ। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करता है? तो वो जमने में मदद करेगा विटामिन के। कौन सा है? वो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप एक बात जरूर मान के चलिए, जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे ना आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जी हाँ, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसका आप अगर रिवीजन कर रहे हैं ना तो तकरीबन जो है अभी तक मैं 200 क्लास दे चुका हूँ और उसका आप रिवीजन अगर किए हैं तो आप यकीन मानिए फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% मेरा दावा है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है वो कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। डियर स्टूडेंट 50 क्वेश्चन हो चुके। अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, एक शेयर आप लोग अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ कर दीजिए। मेरे लिए इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बस आपका इतना ही प्यार चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है,
रेबीज रोग किसके काटने से होता है? जी हाँ, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कुत्ता। 52 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? न जाने कितने बार ग्रुप डी में ये रिपीट हो चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वो करता है गुर्दा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, मछली किसके माध्यम से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है HO। क्या है? HO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 58 नंबर का प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो धातु है सोडियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, मात्र 29 रुपये में है। आप लोग ले लीजिएगा और यकीन मानिए इससे कम से कम 70% एरिया आपका जरूर कवर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। जल का pH मान क्या होता है? तो वो होता है 7। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आर्गन को। आर्गन को जो है नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, धातु का राजा किसे कहते हैं? तो धातु का राजा जो है वो सोना को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है, पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है? तो पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, ये घटना कब घटी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो वो धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो धातु है उसको भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है फ्लोरीन। 75 नंबर का प्रश्न है, किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो वो किया जाता है एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो सबसे ज्यादा लोग लाइट लगा देंगे, और ऑप्शन में दिया होगा तो प्रकाश का प्रकाश लगाना गलत हो जाएगा। नहीं, दूरी की है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जी हाँ, तो वो किसका निर्माण करती हैं? तो वो करती हैं परिधीय तंत्रिका का। किसका? परिधीय तंत्रिका का निर्माण करती हैं। इन तंत्रिकाओं को आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर जो है डेंड्राइट्स जो है तंत्रिका है, ठीक है। नेसेउल ग्रेयुल तंत्रिका है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आपको PDF में सभी बता दिया गया है कि कहाँ पे कौन सी तंत्रिका पाई जाती है। आपको ये बिल्कुल PDF में मिल जाएगा। जी हाँ।
तो जैसे मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली जो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उन सभी को मिला करके जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और यह जो तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये शरीर के अन्य अंगों से जो है मस्तिष्क जो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो वो कौन सा अंगक है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो है हरित लवक। जी हाँ, हरित लवक जो पादप अंग है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जी हाँ, पादप कोशिकाओं में न्यूक्लियस में जो है ये पाया जाता है। अच्छा, केंद्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा केंद्रक भी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को लगा दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर मैं एक एक चीज़ समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सरसरी नज़र से आप लोग देख लीजिएगा। तो जो हरित लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए जो है ये हरित लवक जो है जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता होती है आयोडीन की। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो थायरॉक्सिन है, जी हाँ T4 को जिसको जानते हैं, तो ये थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित चयापचय को नियंत्रित करता है। जी हाँ, आयोडीन का महत्व क्या है, ये थायरॉक्सिन अणु में आयोडीन शामिल होता है और इसकी कमी क्या होती है कि आयोडीन की कमी से अल्पकृता या फिर घेंघा रोग हो जाता है। ये जो है आयोडीन की कमी से होता है, T4 से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी शरीर की कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका जो है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी अच्छा लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 1 मीटर से लगा करके 1.5 मीटर तक होती है। 1 से 1.5 मीटर तक जो है इसकी लंबाई हो सकती है। और ये जो क्या करती है, ये जो है मस्तिष्क कोशिका और रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य भागों के बीच विद्युत संकेतों का कार्य करती है। इसका क्या कार्य होता है कि सूचना को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। अब यहाँ पर दिया गया है रक्त कोशिका की अगर हम बात कर लेते हैं, ब्लड सेल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। लगभग इसका आकार कभी कभी पूछा जाता था इससे पहले, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 7 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। कितना, 7 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। और अगर अंडाणु की हम बात कर लेते हैं, तो अंडाणु जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आयतन के आधार पर जो है यह जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा, वसा कोशिका जो ऑप्शन में दिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं। तो वसा कोशिका जो होती है ये ऊर्जा संचयन के लिए होती है। वसा कोशिका जो होती है ये ऊर्जा संचयन के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की मूल इकाई कौन सी है। जी हाँ, जीवों की मूल इकाई कौन सी है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कोशिका। कोशिका जीवों की मूल निर्माण इकाई है। जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है, तो वो होती है कोशिका। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा कोशिका के बारे में। तो ये जो है ये कोशिका है और इसको देखो कहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी हाँ, ये क्या है, जैसे ट्राइकोम है। देखो हर चीज़ का जो है यहाँ पे इसीलिए मैंने लगा दिया है कि कोशिका में कौन सा क्या रहता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और थोड़ा सा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही जीवों की मूल निर्माण इकाई जो कोशिका होती है, ये सभी कोशिकाएं जैसे जीवित हो या एक कोश की हो या फिर बहुकोश की हो, उसकी जो है मूलभूत संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई जो है ये कोशिका मानी जाती है। जी हाँ, जो जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहायता करती है और कोशिकाओं से मिल करके ऊतक का निर्माण होता है, जिससे ऊतक से मिल करके ये जो है अंगों का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड निम्नलिखित में से बना होता है। जी हाँ, विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड निम्नलिखित में से बना होता है, तो वो बना होता है शुद्ध धातु से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये शुद्ध धातु से जो है ये बना होता है।
विद्युत अपघटनी परिष्करण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और इस प्रक्रिया की मुख्य संरचना जो है इस प्रकार होती है कि जैसे जो कैथोड होता है उस पर शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी या छड़ होती है जिसे परिष्कृत किया जाना होता है। और एनोड क्या होता है, एनोड जो है यह अशुद्ध धातु का एक मोटा ब्लॉक या छड़ होता है जो विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य क्या है, तो विद्युत अपघट्य जो है यह उस धातु के घुलनशील लवण का एक जलीय विलयन होता है। तो यह सभी प्रक्रिया जो है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। मानव आरबीसी में पीएच बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो पीएच समान रूप से बनाए रखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हीमोग्लोबिन की होती है। अच्छा, रक्त का पीएच जो है सामान्य जो पीएच होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में रखना जो है ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और हीमोग्लोबिन के साथ साथ बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली का भी यह जो है एक हिस्सा होता है। हीमोग्लोबिन विशेष रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक उत्कृष्ट रूप से कार्य होता है जो हाइड्रोजन आयनों H+ को बांधकर पीएच को नियंत्रित करता है। यह इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है कि पीएच किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन का प्रभाव जीन स्तर पर होता है। जी हाँ, किस हार्मोन का प्रभाव जीन स्तर पर होता है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कोशिका के जीन स्तर पर प्रभाव डालकर चयापचय की दर को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। जी हाँ, और इसमें ऑप्शन में दिया गया जैसे इंसुलिन, एड्रिनल या ग्लूकाइन, इनका बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है कोशिका झिल्ली के माध्यम से सिग्नल भेजने का कार्य जो है यह सब करते हैं। तो किस हार्मोन का प्रभाव जीन स्तर पर होता है, तो वो है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। नहीं में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं में ध्यान रखिएगा, नहीं पाई जाती है तो वो है हिस्टोन प्रोटीन। यह प्रक्रिया नहीं पाई जाती बल्कि वृत्ताकार डीएनए, स्वतंत्र प्रतिकृति और मात्र आनुवांशिक जो है यह सब पाया जाता है। अच्छा, हिस्टोन की अगर हम बात कर लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं जानते होंगे, मैं इससे पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले जो क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो ऋणात्मक आवेशित डीएनए को कसकर लपेटकर और संघनित करके न्यूक्लियोसोम नामक संरचना बनाना जो है ये जो है हिस्टोन प्रोटीन का कार्य होता है। अब यहाँ पर वृत्ताकार डीएनए दिया गया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की एक विशेषता है, यह एक गोलाकार गुणसूत्र होता है वृत्ताकार डीएनए। स्वतंत्र प्रतिकृति की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त अंगक होते हैं जो अपने स्वयं के डीएनए की स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकते हैं। अच्छा, मात्र आनुवांशिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आमतौर पर केवल माता से ही विरासत में मिलता है, इसलिए यह मात्र वंशानुक्रम को प्रदर्शित करना जो है ये मात्र वंशानुक्रम का कार्य होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में फोटोलाइसिस की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में फोटोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो होती है पीएस सेकंड में। अच्छा, पीएस सेकंड क्या है, पीएस सेकंड जो है वो फोटो सिस्टम सेकंड होता है। आइए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में फोटोलाइसिस जिसको जल का प्रकाश अपघटन की क्रिया जो है वो पीएस सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड में होती है, जो क्या करती है, जो थाइलाकोलाइड को झिल्ली के अंदर स्थित होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पानी के अणुओं H2O को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन H+ और ऑक्सीजन O2 में तोड़ा जाता है, जिससे PS सेकंड को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि RRB ने जो है इसको 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है कन्फ्यूज़न के तौर पे लिया था और सही जवाब जो है मस्तिष्क के साथ में गया
था। आइए इसकी पूरी व्याख्या मैं बता दे रहा हूँ कि क्या सिस्टम इसमें हुआ था। प्रश्न है, मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन खपत किस अंग द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। लेकिन लोगों का दावा था कि ये जो है सबसे ज़्यादा खपत जो है वो यकृत करता है, लेकिन यकृत कभी कभी करता है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो हमेशा करता है। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। देखो, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर लीजिए, बाद में भूल जाते हैं, बहुत गलत बात है ये। 4-4 5-5 घंटे का समय लग जाता है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों से बस यही उम्मीद रहती है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। आइए देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन खपत करने वाला जो प्रमुख अंग होता है वो ब्रेन मस्तिष्क होता है, जो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होने के बावजूद आराम की स्थिति में भी मस्तिष्क शरीर की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा उपयोग करता है। और यकृत कितना करता है? वो 18 से 20 करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है वो भी यकृत कभी कभी करता है, कब? जब चयापचय गतिविधियों के कारण जो है कभी कभी मस्तिष्क से अधिक या बराबर कर लेता है। लेकिन अगर सही जवाब जाएगा तो मस्तिष्क के साथ ही जाएगा, ना कि लीवर के साथ में। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमेशा जो है इसमें सही जवाब जाएगा मस्तिष्क के साथ में, कंफ्यूज मत होइएगा। इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम उल्टा कार्य करता है? जी हाँ, तो उल्टा कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो वो करता है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज जो है यह उल्टा कार्य करता है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डिहाइड्रोजनेज जो है वो ऑक्सीडोरेडेक्स वर्ग के एंजाइम है, जो कोशिकाओं में पोषक तत्वों से हाइड्रोजन को हटाकर नई ATP ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये एंजाइम कोशिका के भीतर रेडॉक्स संतुलन बनाए रखते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जी हाँ, यह इसका जो है मुख्य कार्य होता है। अच्छा, इससे जुड़ा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है यह एक प्रमुख जो है प्रकार का होता है, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। रक्त में इसका उच्च स्तर हृदय, यकृत, मांसपेशियों या हड्डियों को क्षति का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो कई बार रिपीट होते आए हैं। किस रोग में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है ग्रेव्स रोग में। किसमें? ग्रेव्स रोग में जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है BMR जो है ये बढ़ जाता है। आइए हम जान लेते हैं जो है ग्रेव्स रोग के बारे में। तो ग्रेव्स रोग जो होता है वो हाइपरथायराइडिज्म का एक प्रमुख कारण है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाने लगती है, जिससे थायराइड हार्मोन का उच्च स्तर सीधे तौर पर शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट BRM को बढ़ा देता है, जिससे आराम की स्थिति में भी शरीर जो है अधिक ऊर्जा कैलोरी को जलाने लगता है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ग्रेव्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका में प्रोटीन का संशोधन मुख्यतः कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का जो संशोधन है वो गाल्जी तंत्र में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कहाँ होता है? तो वो गाल्जी तंत्र में होता है। कोशिका में प्रोटीन का मुख्य रूप से संशोधन गाल्जी तंत्र में होता है। यद्यपि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में शुरुआती संशोधन फोल्डिंग होता है। लेकिन प्रोटीन्स की छटाई, पैकेजिंग तथा अंतिम संशोधन गोल्जी उपकरण में ही पूर्ण होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ये समझ लें, आई चैप्टर से और लेंस से आपका 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनता आया है। तो मानव नेत्र में अंध धब्बा क्यों बनता है? तो अंध धब्बा क्यों बनता है? क्योंकि उसमें जो है फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं। आइए फोटो रिसेप्टर के भी बारे में जान लेते हैं कि मानव नेत्र में अंधा धब्बा बनने का सही कारण यही है कि उस पर फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं, जिनको हम रोड्स या कोन्स जो है कोशिकाएं बोलते हैं, वह नहीं होती हैं। अंध धब्बा, जिसे ऑप्टिक डिस्क भी कहा जाता है, वह क्षेत्र जहां से ऑप्टिक तंत्र का नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं और मस्तिष्क तक दृश्य संकेतों को ले जाती हैं। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। टेटनी रोग का नाम सुना आपने? आइए देखते हैं। रक्त में CO2
जो है प्लस की कमी से कौन सी स्थिति होती है? तो वो क्या होता है, जब रक्त में Ca2 जो है प्लस की कमी हो जाती है तो कौन सी स्थिति होती है? तो वो होती है टेटनी की। अच्छा, टेटनी है क्या? इसको आप लोग अन्य नाम से भी जानते होंगे। अगर रेलवे का साइंस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, या फिर अगर आप लोगों ने मेरी क्लास पीछे से ले रखी हैं तो आपको पता है कि सिलेक्शन सरकारी रोजगार ही दिलाएगा। ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, आपका बड़ा भाई कह रहा है। आप रेगुलर क्लास करके देखिए, 100% जो है 25/25 साइंस में आएगा। बेहतरीन हर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सभी टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना है, रिवीजन करना है। इतनी मेहनत के बाद में बस मैं कह रहा हूँ ना, इतनी मेहनत कर लीजिए, बस 2 से 3 महीने। ग्रुप डी 100% निकल, अरे रेलवे का कोई भी निकल जाएगा यार, ग्रुप डी तो बहुत छोटी चीज़ है। एनटीपीसी निकल जाए। आप साइंस कौन सी पढ़ रहे हैं नहीं पता, एनटीपीसी लेवल की पढ़ रहे हैं आप लोग। ग्रुप डी बहुत छोटी बात है इसके सामने। तो रक्त में Ca+2 की कमी से जो है टेटनी हो जाता है। तो रक्त में Ca जो कैल्शियम होता है 2+ की कमी से हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, हाइपोकैल्सीमिया को ही टेटनी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टेटनी में मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, पैरों में झुनझुनाहट की कमी हो जाती है, अनियमित रूप से दिल धड़कने लगता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना, मानसिक बदलाव जैसे जो है ये टेटनी में होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से आरबीसी नष्ट होने लगते हैं? तो जब विटामिन कौन सी, विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तब जो है आरबीसी नष्ट होने लगते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखो, प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र का पहला चरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया चक्र का पहला चरण जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। तो मानव शरीर में यूरिया चक्र का पहला चरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं और यह अभिक्रिया कार्बामाइल फास्फेट सिंथेस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है और इस चक्र को जो है दर निर्धारक चरण भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में यूरिया चक्र का पहला चरण जो है कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस किससे संबंधित है? जी हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस किससे संबंधित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जीन साइलेसिंग। जी हाँ, जीन साइलेसिंग जो है इसका सही जवाब जाएगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को बाधित या बंद कर देते हैं, जिसे जीन साइलेंसिंग कहा जाता है और यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी। 2025 में यही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न जो है पूछा गया है। आइए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि जो आरएनए इंटरफेस जो है यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को बाधित या बंद कर देते हैं, जिन्हें जीन साइलेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस कोशिकांग में पीएच सबसे अधिक होता है? तो वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें पीएच सबसे अधिक होता है? सॉरी माफी चाहूंगा, पीएच सबसे कम होता है। पीएच सबसे कम होता है तो वो होता है लाइसोसोम में। अभी आंसर गलत हो जाता। किस कोशिकांग में पीएच सबसे कम होता है? तो वो होता है लाइसोसोम में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लाइसोसोम कोशिकांग में पीएच सबसे कम मतलब अम्लीय होता है, जिसके अंदर का वातावरण अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसमें आमतौर पर 4.5 से 5.0 के बीच में पीएच होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों को सक्रिय करने और अपशिष्ट पदार्थों को पचाने के लिए जो है यह आवश्यक होता है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र बाईं ओर जो है शिफ्ट होता है कब वो शिफ्ट होगा? जब पीएच बढ़ जाता है। जी हाँ, जब पीएच बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र बाईं ओर जो है वो शिफ्ट हो जाता है।
तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना यह इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आत्मीयता मतलब एफिशिएंटली जो है ये बढ़ जाती है और वह ऑक्सीजन को बहुत अधिक मजबूती से पकड़ता है, जिससे क्या होता है कि पीएच में वृद्धि क्षारीयता हो जाती है और हाइड्रोजन आयन सांद्रता को कम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का बंधन आसान हो जाता है और वक्र जो है यह बाईं ओर जो है यह शिफ्ट हो जाता है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी पर। यह प्रक्रिया कब होती है? जब जो है पीएच जो है जब बढ़ जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 कथन के रूप में पूछा गया था, मानव में कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार कर सकता है? जी हाँ, मानव में कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार कर सकता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, आई छोटी जी फिर बड़ी जी। इसका मतलब क्या हुआ? इम्यूनोग्लोबुलिन। जी हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसका फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन जी एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी वर्ग है जो प्लेसेंटा गर्भनाल को प्रभावी ढंग से पार कर सकता है और मां से भ्रूण में स्थानांतरित हो सकता है या गर्भावस्था के दौरान विशेषकर तीसरी तिमाही में शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं C4। देखो C3 हम पढ़ा चुके हैं, C2 भी पढ़ा चुके हैं, C4 भी हम बता दे रहे हैं कि C4 पौधों में क्रेंज संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए प्रश्न है महत्वपूर्ण और किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं कि C4 पौधों में क्रेंज संरचना का मुख्य उद्देश्य है तो वो है फोटो रेस्पिरेशन को रोकना। जी हाँ, फोटो रेस्पिरेशन को रोकना। C4 पौधों में क्रेंज संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रकाश शोषण फोटो इंस्पिरेशन को रोकना जो है या समाप्त करना, यह इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में ऑटोफेजी होती है? तो ऑटोफेजी जो है वो भूखमरी में होती है। जी हाँ, ऑटोफेजी जो है वो भूखमरी में होती है। तो ऑटोफेजी एक प्राकृतिक कोशिकीय प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब कोशिकाएं तनावग्रस्त होती हैं या पोषक तत्वों से वंचित होती हैं, जैसे कि भूखमरी की स्थिति में। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शरीर पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के हिस्सों को तोड़कर उनका पुनः उपयोग करता है ताकि ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके और कोशिकाएं अधिक कुशलता से काम कर सके। और ये होता है लगभग, अगर आप लोग जो है 24 से 36 घंटे जो है आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो यह प्रक्रिया अपने शरीर में स्टार्ट हो जाती है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। देखो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है यार, मेहनत करता हूँ इतनी तो इतना तो बनता है ना। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार बड़ी मेहनत लगती है, उसका जो है बेनिफिट उतना नहीं मिलता है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। हम आपको रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं हर बार, मतलब 25 में 25 साइंस आएगा, बस एक कथन मान लीजिए कि आप लोग यार रिविज़न कर लीजिए। क्लास के बाद में PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है, PDF लीजिए और जमक के इसको एक बार रिविज़न कर दीजिए। आप यकीन मानिए बाहर नहीं जाने वाला है। मानव में सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम किस ताप पर कार्य करता है? तो मानव में सबसे अधिक जो है सक्रिय एंजाइम किस ताप पर कार्य करेगा? तो उसका ताप होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको अगर हम जो है फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो मानव शरीर में अधिकांश एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट के इष्टतम तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं, जो सामान्य मानव शरीर का तापमान है। इस तापमान पर एंजाइम की जैविक उत्प्रेरक गतिविधि अपनी दर पर जो है वो अधिकतम होती है। आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर जो है आप लोग जरूर कर देंगे। आप लोग शेयर नहीं करते, कितनी गलत बात है बताइए जरा। इधर उधर के स्टेटस लगाते हैं ना, तो उससे तो अच्छा है कि यार इस एजुकेशन का स्टेटस लगा दे, आपका भी भला हो जाए, दूसरे का भी भला हो जाए। आप जब दूसरे का अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके लिए भी अच्छा करता है। जब आप दूसरे का अच्छा नहीं सोच सकते तो ईश्वर आपका अच्छा कैसे कर सकता? आप अपने बारे में कैसे सोच सकते कि हम अच्छा करेंगे? बताइए जरा। हम आप लोगों के लिए सोचते हैं ना, बताइए, हम आपके लिए सोचते हैं ना कि आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन
कराएं, जिससे जो है आपका साइंस की वजह से सिलेक्शन ना रुकने पाए। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उस लेवल की साइंस पढ़ाना मेरा कार्य है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। जब हम आपके लिए बेहतर सोचते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सोच लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, हाइप कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया कीजिए। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला, अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथ में करंट अफेयर की जो है पीडीएफ आपको जनवरी टू दिसंबर 2025 की एकदम मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोग चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें प्यार दीजिए। मैं आपका सपोर्ट ऐसे ही करता रहूँगा, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।